नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और रूस यात्रा के पहले दिन पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। आज समिट में शामिल होने वाले हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे पीएम मोदी और रूस यात्रा के पहले दिन पीएम ने वहां पर आप ये जानते हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों के नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। अब पीएम मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। दोनों के बीच में ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। दोनों के नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और ये बैठक देखिए काफी अहम होने वाली है। लंबे अरसे से चली आ रही भारत और चीन के रिश्तों की तल्खी में हाल के दिनों में थोड़ी सी कमी आई है और ऐसे में दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहेंगी। दोनों की मुलाकात होगी, क्या बात होगी, इस पर पूरी दुनिया की निगाह है। देखिए, पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है, ये आप जानते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। कल व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पुतिन के साथ में उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। और कजान से आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं इस समिट से जुड़ी हुई मेरे सहयोगी विशाल पांडे, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज दूसरा दिन है पीएम मोदी वहां पर मौजूद हैं और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता आज होनी है। क्या डिटेल्स है और आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम 4 बजे के बाद ये मुलाकात कजान के एक्सपो सेंटर में होगी, जहां पर ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि आप देखिए, मल्लापुरम में जब बैठक हुई थी उसके बाद से ये पहली द्विपक्षीय बैठक मानी जाएगी। इसके अलावा हमने देखा था 2022 में इंडोनेशिया के बाली में पुल असाइड मीटिंग हुई थी, सिर्फ हाथ मिलाया था, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका में जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय भी बस चलते चलते एक पुल असाइड कहा जा सकता है जो हुआ था, लेकिन कोई प्रॉपर मीटिंग 2019 से अब तक नहीं हो पाई थी। तो लगभग 5 सालों बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय मुलाकात होगी। तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, खासतौर पर भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों से लेकर जिस तरह से कल विदेश सचिव ने साफ किया कि एलएसी पर 2020 से पहले की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से बहाल होगी। ये विदेश सचिव का कहना था। तो ये कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से और चीन की तरफ से जो लगभग 22 से 23 राउंड की बैठकें हुई थी सीमा विवाद को लेकर, उन सब के बाद जो सहमति बनी है, अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज शाम 4 बजे के बाद रूस के कजान शहर में द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। बिल्कुल ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शाम को 4 बजे के बाद मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, ये विशाल जानकारी दे रहे हैं, जिस पर भारत चीन के अलावा पूरे दुनिया की नजरें लगातार बनी हुई है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं तीव्र गति से खबरों की। सबसे पहले राजनीति से जुड़ी खबरें आपको बताएं। प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। सोनिया, राहुल गांधी और खड़गे मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भी शामिल होंगे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी का रोड शो, जनसभा को करेंगी संबोधित। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को होगा मतदान। वायनाड में बुजुर्ग महिला से उनके घर पर मिली प्रियंका गांधी। बुजुर्ग ने जताई थी मिलने की इच्छा। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने प्रियंका का जोरदार स्वागत किया। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास ने कहा, प्रियंका को अपने परिवार की वजह से मिला है मौका, मैं अपने दम पर यहां तक पहुंची हूं। नामांकन के लिए कल वायनाड पहुंच गई थी प्रियंका। सोनिया और रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में थे। सोनिया, प्रियंका का कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे का आज होगा ऐलान। शिवसेना और यूबीटी के बीच बातचीत तय, साथ मिलकर करेंगे ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस। देर रात तक महाविकास अघाड़ी के नेताओं की चली बैठक। करीब 5 घंटे हुआ मंथन। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच फंसा हुआ था पेच। एबीपी न्यूज के पास एमवीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है और साथ ही सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 103, 108, शिवसेना उद्धव गुट को मिलेगी 90 से 95 सीटें।
महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में शरद गुट को 80 से 85 सीट, एसपी और अन्य दल 3 से 6 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 36 सीटों में शिवसेना यूबीटी को 18, कांग्रेस को 14 और एनसीपी समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को मिलेगी 1-1 सीट। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम लंबी रेस के घोड़े हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप है कि महाविकास अघाड़ी नेचुरल अलायंस नहीं है, सत्ता के लिए किया गया गठबंधन। शिंदे की पार्टी शिवसेना की 45 उम्मीदवारों की पहली सूची आई सामने। कोपरी पंचपखाड़ी सीट से सीएम शिंदे लड़ेंगे चुनाव। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट ने उतारा अपना कैंडिडेट। शिवसेना शिंदे गुट ने वर्ली से संदीप देशपांडे को बनाया है प्रत्याशी। वर्ली से शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे आज शिवसेना में शामिल होंगे। कुडाल मालवड से लड़ सकते हैं चुनाव। शिंदे की पार्टी को मिली है ये सीट। बीजेपी छोड़कर अजीत पवार की पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले महायुति की जीत का दावा किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, सरकार के काम के आधार पर वोट मांगेंगे, हर समुदाय के विकास के लिए कर रहे हैं काम। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर साधा है निशाना। कहा, बाला साहब ठाकरे ने कहा था जिस दिन कांग्रेस में जाऊंगा शिवसेना बंद कर दूंगा। पता नहीं उद्धव जी के ये हालत कैसे हो गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की 35 उम्मीदवारों की पहली सूची आई सामने। बरहेट से लड़ेंगे हेमंत सोरेन और गांडे सीट से कल्पना सोरेन उम्मीदवार। दुमका से बसंत सोरेन, महेशपुर से स्टीफन मारंडी जेएमएम प्रत्याशी। साथ ही महागठबंधन में 40 सीट पर जेएमएम लड़ सकती है चुनाव। झारखंड में 30 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने कहा, सभी मौजूदा विधायकों के नाम तय हैं, आलमगीर के बेटे को बना सकते हैं उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की सूची। देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, चतरा से रश्मि प्रकाश प्रत्याशी होंगी। जेल में बंद सुभाष यादव को आरजेडी ने कोडरमा से टिकट दिया है। अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने इसी साल मार्च के महीने में उनको गिरफ्तार किया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेजस्वी यादव पर साधा जमकर निशाना। कहा, हेमंत सोरेन से कई बार मिले तेजस्वी, लेकिन सोरेन मिलने तक नहीं गए। साफ है तेजस्वी की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। पंजाब और बंगाल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा बंडिंग की सीट गिद्दरपाहा से उनकी पत्नी को दिया गया टिकट। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर केएनजे में घमासान। बीजेपी सहयोगियों को मैनेज करने में जुटी जेपी नड्डा संजय निषाद की बैठक में कोई हल नहीं निकला। यूपी उपचुनाव के मसले को हल करने के लिए सुनील बंसल को दी गई है अब जिम्मेदारी। आज सुनील बंसल से मिलेंगे संजय निषाद और आज ही बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। बिहार के अररिया में भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रदीप सिंह के आवास पर अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया युवक। अब्दुल्ला नाम है आरोपी का। घटना के वक्त सांसद प्रदीप कुमार सिंह सुन रहे थे जनता की समस्याएं। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के विवादित बयान पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, सीमांचल में गरीबी, लेकिन सांसद कर रहे हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश। किशनगंज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीच सड़क पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में समर्थकों की भीड़ को हटाने का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले को लेकर के गिरिराज का राहुल पर निशाना। कहा, कश्मीर हमले पर उनकी जबान नहीं खुलेगी। वहीं गाजा पर ट्वीट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर जबान नहीं खुलती। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर पूर्व सीएम केसीआर के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। बीआरएस नेताओं ने हैदराबाद के थाने में दर्ज कराई शिकायत। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ब्रजभूषण के खिलाफ जारी है मेरी लड़ाई। कांग्रेस में शामिल होना विनेश का निजी फैसला है। ये कहना गलत कांग्रेस में है कि शामिल होने के लिए हमने प्रदर्शन किया।
कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रदर्शन के आरोपों पर बोली साक्षी मलिक, बीजेपी नेताओं ने दी थी प्रदर्शन की इजाजत, हमारे पास इसके सबूत हैं, इसमें झूठ कहां है। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले महाराजा हर्षवर्धन की मूर्ति शिफ्ट करने पर हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। अखिलेश ने लगाया था महाराजा के अपमान का आरोप। अब आइए आगे बढ़ते हुए तीव्र गति से आपको देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें दिखाते हैं। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन, आज मुख्य बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति के साथ कल हुई थी द्विपक्षीय बातचीत। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होगी पीएम मोदी की मुलाकात, विदेश मंत्रालय ने की है द्विपक्षीय बातचीत की पुष्टि। रूस के कजान शहर पहुंचने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी के पुतिन के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत, आपसी संबंधों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा, क्षेत्र में स्थिरता और शांति बहाली को भारत का पूर्ण समर्थन, रूस यूक्रेन के संघर्ष के मुद्दे पर लगातार संपर्क में है। भारत रूस के संबंधों पर बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत रूस के संबंध इतने मजबूत है कि उन्हें किसी अनुवाद की जरूरत नहीं, बिना अनुवाद के इसे समझना संभव होगा। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में पीएम मोदी का डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर, कहा रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दिया भारत आने का न्योता, अगले साल भारत और रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया। व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा, पीएम ने बिगड़ते हालात पर चिंता जाहिर की, डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत चली। मुलाकात के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, अच्छी रही हमारी मुलाकात। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध खत्म होने पर नौसेना के वाइस चीफ कृष्ण स्वामीनाथन ने जताई खुशी, कहा यह सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले किसी समझौते पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता। भारत पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब समझौते को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारत ने फिर पाकिस्तान से श्रद्धालुओं से कोई फीस नहीं लेने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में आज भी साफ नहीं आसमान, सुबह से ही छाई धुएं का गुबार, साथ ही बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा। दिल्ली में AQI लेवल 349 पहुंचा। दिल्ली में सोमवार से लागू है ग्रैब टू की पाबंदियां, डीटीसी बसों मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं, पार्किंग शुल्क में इजाफा किया गया है। यमुना में आज भी दिखाई दिया सफेद झाग। हरियाणा के कई हिस्सों में अभी भी जलाई जा रही है पराली। कैथल में पटियाला रोड बाईपास पर पराली जलाने का वीडियो वायरल हुआ, सामने से प्रशासन बेखबर। हरियाणा के झज्जर में भी जलाई जा रही है पराली, दुबलधन क्षेत्र में पराली जलाने का वीडियो सामने आया है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी रुक नहीं रहे हैं ऐसे मामले। हरियाणा के सोनीपत में पराली जलाने पर 6 किसानों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है, लेकिन जमानत के बाद छूटे कृषि विभाग के 2 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। उत्तर प्रदेश के संभल में भी जलाई जा रही है पराली। प्रशासन ने 2 किसानों पर लगाया 25,000 और 15,000 रुपए का जुर्माना। ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को आज तलब किया गया है, साथ ही उनके निर्देशों का पालन भी करना पड़ेगा। पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का बयान, दिल्ली में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी में पंजाब की कोई भूमिका नहीं है, ये उन्होंने कहा। एफसीआई और केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाली। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। यूपी के एसीएस नमामि गंगे और हाउसिंग कमिश्नर ने पुरस्कार लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने भी बधाई दी है।
आंध्र प्रदेश में अमरावती ड्रोन समिट का आयोजन किया गया। समिट में 5,500 ड्रोन शामिल हुए। ड्रोन समिट में बने कई रिकॉर्ड। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। मंगलवार को 50 उड़ानों में मिली बम की धमकी। पिछले 9 दिन में बेवान कंपनियों को 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी तक सभी धमकियां अफवाह साबित हुई हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का शूटर्स के साथ में लिंक है। शूटर्स के साथ स्नैपचैट के जरिए संपर्क में था अनमोल बिश्नोई। शराब घोटाले में ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। मैरिटल रेप मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सभी पक्षों को सुनकर मामले से जुड़े कानूनी सवाल और आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय करेगा कोर्ट। जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग हो रही है। याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2018 में दर्ज की गई थी याचिका पर हाईकोर्ट आज तलब करेगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज सुनाएगा फैसला। दोपहर के बाद फैसला आ सकता है। वहीं पुणे की विशेष अदालत में आज राहुल गांधी की पेशी होनी है। राहुल पर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी का आरोप। कोर्ट ने सावरकर मामले में राहुल गांधी को तलब किया। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में हालात सामान्य हैं। एहतियात के तौर पर कैंपस के आसपास पुलिस बल तैनात है। दिवाली मनाने को लेकर छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई थी। एबीवीपी का आरोप है दिवाली कार्यक्रम के दौरान रंगोली हटाने, दिए को बुझाने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जामिया के ये आरोपी थे। गुजरात के वडोदरा में सामने आया डिजिटल अरेस्ट का वीडियो। एक महिला को 4 घंटे तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट। कुरियर कंपनी के पार्सल में ड्रग्स और अवैध सामान के नाम पर ठगी हुई है। वडोदरा की महिला को वीडियो कॉल करने वाले ने खुद को बताया था आईपीएस ऑफिसर। केस के निपटारे के नाम पर महिला से ठगे 1 लाख रुपए। पीड़ित महिला ने साइबर सेल से मामले की शिकायत। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। गिरफ्तार किए गए बदमाश के खिलाफ 28 मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग के बदमाशों के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार। और बिहार के अररिया में पकड़ी गई अवैध शराब। जूट से लदे ट्रक से 4000 लीटर विदेशी शराब जब्त हुआ। बरामद शराब की कीमत तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। अरुणाचल प्रदेश से सप्लाई की जा रही थी शराब। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के अजमेर में एनएसयूआई ने दर्ज करवाई राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी पर एफआईआर। फेसबुक यूजर के खिलाफ दर्ज करवाया गया है मामला। सोशल मीडिया के जरिए ये धमकी मिली थी। आगरा में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा हुआ है। मौके से बड़ी मात्रा में मिली नकली दवाइयां। मुख्य आरोपी पहले भी जा चुका है जेल। रिहा होने पर फिर से शुरू किया धंधा। बिहार के बक्सर में हाथी के दांत की तस्करी का मामला। लाखों रुपए कीमत के हाथी के दांत के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। अशोक ओझा नाम का टीएमसी नेता भी आरोपी बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम के नेता सहित 19 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। विवादित पोस्ट के बाद हुआ था हंगामा। साजिश के पीछे एआईएमआईएम नगर अध्यक्ष आजम और यूथ जिलाध्यक्ष रमीज का नाम सामने आया है। मुंबई से सटे नालासोपारा में ट्यूशन टीचर पर छात्रा की पिटाई करने का आरोप है। पिटाई से छात्रा का कान का पर्दा फटा। आईसीयू में इलाज चल रहा है। आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चलिए अब आपको जल्दी यानी कि तीव्र गति से बाढ़ और बारिश की खबरें भी बता देते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर हाई अलर्ट है। तूफान की वजह से ओडिशा बंगाल में मच सकती है तबाही। ओडिशा के 14 जिलों में स्कूल कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। चक्रवात तूफान दाना से निपटने के लिए ओडिशा सरकार तैयार है। एनडीआरएफ की 10 आंतरिक टीमों के मांग मछुआरों को 25 अक्टूबर तक समंदर में न जाने की हिदायत दी गई। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा सरकार ने कसी कमर। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी बोले 250 राहत केंद्र और 500 अस्थायी शेल्टर हाउस बनाए गए हैं। गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार की गई है।
चक्रवात दाना को लेकर के पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस का बयान आया है सामने। बैठक कर संबोधित विभागों को तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। 85 स्टेशनों पर तैनात की गई है रेस्क्यू की टीम। ओडिशा पहुंची एनडीआरएफ की टीमें। भटिंडा से एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन की 5 टीमें यहां पहुंची। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर टीमों को बुलाया गया। बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत गिरी, मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत की खबर है। रेस्क्यू टीम ने 14 लोगों को की जान बचाई है। भारी बारिश की वजह से ढह गई थी 7 मंजिला इमारत। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। पिछले 3 दिनों में हुई लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने संभाला मोर्चा। उत्तर बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। निचले इलाकों में घरों के अंदर घुसा है पानी। शहर में चारों ओर पानी ही पानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।